वीड जो है ये चैप्टर में आपके पास लेकर आए। वीड या खरपतवार क्या है तो हम जानते ही हैं, जो फसल को जानते हैं वो खरपतवार को भी जानते हैं। फसल हमारे द्वारा खेत को तैयार करके उगाए जाने वाले पौधों का समूह है जो हमें लाभ पहुंचाता है। लेकिन उसके विपरीत हम देखते हैं कि फसल पौधों के साथ साथ बिना उगाए बिना हुए पौधे उगाते हैं, जो पौधे हमारी फसलों के साथ प्रतियोगिता करके उनको नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हें हम कहेंगे खरपतवार या वीड। बिना बुआई के उगने वाले पौधों को हमने खरपतवार या वीड कहा है। ये हमारी फसल के साथ स्थान के लिए, नमी के लिए, पोषक तत्व के लिए प्रतियोगिता करके उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। अगर अभी हम देखें तो संपूर्ण विश्व में लगभग 30,000 प्रकार के पौधों को खरपतवार की श्रेणी में रखा गया है, जबकि 18,000 का यहाँ पर हम देखें तो नामांकन भी हो चुका है। उनमें से कांग्रेस घास एक खतरनाक खरपतवार है, पार्थेनियम हिस्टेरोपोडस। इसे हम कहते हैं खरपतवारों का राजा। ये जो वीड शब्द है, वीड शब्द दिया था जेथरो टूल। जेथरो टूल, ये वही जेथरो टूल है जिन्हें हम आधुनिक सस्य विज्ञान के पिता कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं भूपरिष्करण के पिता। इन्हीं को हम कहते हैं खरपतवार विज्ञान के पिता, फादर ऑफ वीड साइंस। कौन को कहेंगे? जेथरो टूल। जेथरो टूल ने ही वीड शब्द दिया था, इसलिए जेथरो टूल को हम खरपतवार विज्ञान के पिता कहते हैं। ये खरपतवार शब्द इन्होंने दिया था। ये बिना बुआई के उगने वाले पौधे हैं जो फसल के साथ प्रतियोगिता करके नुकसान पहुंचाते हैं। ये प्रतियोगिता किस चीज के लिए करेंगे? स्थान के लिए, नमी के लिए और पोषक तत्वों के लिए। हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व में 30,000 प्रकार के पौधे हैं जिनको हम खरपतवार की श्रेणी में रखते हैं। नामांकन कितनों का हुआ? तो इनमें से 18,000 पौधों को खरपतवार के तौर पर नामांकित किया गया है। मतलब ये जन्मजात खरपतवार है। इनमें से भी जो कांग्रेस घास है, या इसे हम गाजर घास भी कहते हैं, पार्थेनियम हिस्टेरोपोडस, इसे कहा जाता है खरपतवारों का राजा। इसे हम क्या बोलेंगे? खरपतवारों का राजा। अब हमने कहा कि खरपतवार हमारी फसलों के साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो खरपतवार ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? तो खरपतवार ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं कि उनमें कोई न कोई खासियत है, अरे कुछ न कुछ विशेषता है। उस विशेषता के कारण ही वो फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो विशेषताएं कौन सी है वो हम यह देखेंगे। पहली विशेषता कि खरपतवारों का अंकुरण पुष्पन तेजी से होता है तथा बीज भी अधिक संख्या में बनते हैं। जैसे हमारी फसलों को अंकुरित होने में 4 दिन 6 दिन का समय लगता है, लेकिन आप देखोगे आज पानी गिरा और कल आपको खेत में कुछ हरा नजर आएगा, मतलब खरपतवार अंकुरित हो जाते हैं। फसल की वृद्धि भी धीरे धीरे होती है, लेकिन ये बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। साथ में हम देखें कि हमारी फसलों से बीज भी बहुत कम मिलते हैं, लेकिन खरपतवार में एक पौधे से हजारों लाखों की तादाद में बीज प्राप्त होते हैं। तो हम देखते हैं इसके उदाहरण। पहला, अमरैंथस स्पीसीज 1,96,000 बीज प्रति पौधा। यहाँ दिख ही रहा होगा कि कितने बीज इससे मिल सकते हैं। दूसरा, अगर हम देखें चिनोपोडियम स्पीसीज, बथुआ भी हम इसे कहते हैं, इसमें भी आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे आपको हजारों बीज दिख रहे हैं। अमरैंथस स्पीसीज 1,96,000 बीज, जबकि चिनोपोडियम से हम देख रहे हैं 72,000 बीज प्रति पौधा। और उसी तरह से हम देखें चटक चांदनी, जिसे हम पार्थेनियम हिस्टेरोपोडस कहते हैं या गाजर घास कहते हैं, 2,000 बीज प्रति पौधा। ये गाजर घास का पौधा आपको यहाँ मिलता है। तो पहली विशेषता आपने देखी कि अंकुरन बहुत तेज हो रहा है, पुष्पन तेजी से हो रहा है, बीज बहुत अधिक बन रहे हैं। इसमें भी हम देख रहे हैं अमरैंथस स्पीसीज 1,96,000 बीज प्रति पौधा। उसी तरह से चिनोपोडियम 72,000 बीज प्रति पौधा, और ये जो चटक चांदनी है 2,000 बीज प्रति पौधा। ये पहली विशेषता हो गई खरपतवारों की। फिर हम देखें
तो अधिकतर खरपतवारों का प्रसरण बीजों के साथ साथ अन्य भागों से होता है। नेक्स्ट, बीजों की अंकुरण क्षमता बहुत लंबे समय तक होती है, जड़ें भूमि में बहुत गहराई तक जाती हैं और अधिकतर खरपतवार सीखोर प्रकार के होते हैं। अब ये क्या क्या चीजें हैं ये हम देखते हैं। अधिकतर बीजों जो खरपतवार हैं इसका जो प्रसरण है, प्रसरण बीजों के साथ साथ अन्य भागों द्वारा भी होता है। यहाँ पर अन्य भागों का मतलब क्या है, तो जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, शाखा है। जड़, तना, पत्ती, शाखा, अरे मतलब बीज के अलावा इनका प्रसारण हम कह सकते हैं कि वानस्पतिक जो भाग हैं इनसे भी हो जाता है, इसलिए इनकी तादाद ज्यादा रहती है। ज्यादातर खरपतवार कोई से भी भाग से प्रसारित हो जाए, इसलिए संख्या ज्यादा रहेगी। दूसरा, इनके जो बीज हैं इनकी अंकुरण क्षमता बहुत लंबे समय तक होती है। लंबे समय तक अंकुरण होने की क्षमता इनमें है। सुषुप्तावस्था में कई वर्षों तक इनके बीज पड़े रहेंगे और जैसे कि इनको मौका मिलता है ये चौका मार देंगे और अंकुरित हो जाएंगे। जैसे हिरणपुरी की अंकुरण क्षमता हम देखें तो 50 वर्ष तक और बथुआ की 40 वर्ष तक अंकुरित होने की क्षमता है। ये मृदा में सुषुप्तावस्था में पड़े रहेंगे और जैसे ही इन्हें उचित वातावरण मिलेगा ये अंकुरित होकर नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। उसी तरह से हम देखें कि कुछ खरपतवारों की जड़ें भूमि में बहुत गहराई तक जाती हैं, बहुत गहराई तक। जैसे कानवांगुलस स्पीसीज या इसे हम हिरणपुरी कहते हैं, इसकी जड़ें 20 फीट तक गहरी होंगी और मोथा इसकी जड़ें 5 से 7 फीट तक गहराई में जाएंगी। अब जड़ें गहराई में जितनी ज्यादा जाएंगी उतना ज्यादा नमी पोषक तत्वों का अवशोषण होगा और उन्हें नियंत्रित करना उतना ही ज्यादा कठिन होगा। ये चीज हम देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अधिकतर जो खरपतवार हैं ये होते हैं C4 प्रकार के। अधिकतर खरपतवार C4 प्रकार के होते हैं। ये जो खरपतवार हैं C4 प्रकार के होने के कारण ये क्या करते हैं, ये विपरीत मौसम में भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य कर सकते हैं। ये सारी विशेषताएं हमने कहा खरपतवारों के अंदर हैं। इन विशेषताओं के कारण ही ये फसलों से श्रेष्ठ होते हैं। खरपतवारों से हानियां किस किस तरह से होती हैं, ये तो हमने विशेषताएं देख ली कि ये विशेषताओं के कारण खरपतवार हानि पहुंचाते हैं। लेकिन हानि कौन कौन सी हो सकती है उसकी हम बात करें। खरपतवारों से होने वाली हानियां, तो हानियां हम देखें तो मृदा नमी पर प्रभाव, हम इसकी पहली हानि देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज यह बता रहा हूं कि फसलों को जो हानियां होती हैं, फसलों को होने वाली जो हानियां हैं वो कौन कौन से कारणों से होती हैं। तो हम देखेंगे कारण, और कारण के साथ हम देखते हैं हानि का प्रतिशत। तो खरपतवारों को जो हानियां हो रही हैं उसमें अगर कारण देखा जाए तो हम देखते हैं एक कारण है खरपतवार, दूसरा है कीट, तीसरा है बीमारियां और चौथे में आता है अन्य कारण। खरपतवार, कीट, बीमारियां और अन्य कारण, ये खरपतवारों को जो हानियां होती हैं उनकी बात हो रही है। इसमें सबसे ज्यादा 45% जो हानि है, जो कुल हानि होती है उसका 45% खरपतवार से, 30% कीटों से, 20% बीमारियों से और 5% इसका है अन्य कारण। अन्य कारणों से 5% हानि होती है। ये हानि का प्रतिशत, अन्य कारण में चूहे हैं, पशु हैं, कीट हैं, पक्षी है, पक्षी, इनको हमने अन्य कारण में रखा।
तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो भी हानि हो रही है फसल को, उसमें सबसे बड़ा योगदान है खरपतवारों का। कितनी हानि पहुंचा रहे हैं? 45%। अब ये जो हानियां हो रही हैं ये कैसे होती हैं? तो हमने सबसे पहली चीज देखी कि खरपतवारों का प्रभाव है मृदा नमी पर। दूसरा हम देखें तो मृदा पोषक तत्वों पर प्रभाव। मतलब इसका ये है, हम 1 by 1 इनको यहाँ डिस्कस करेंगे, एक के बाद एक हम बात करेंगे। सबसे पहला खरपतवारों का प्रभाव किस पर देखने को मिलता है? तो मृदा नमी पर। और सबसे बड़ा प्रभाव हम इनका देखते हैं शुष्क क्षेत्रों में। शुष्क क्षेत्रों में हम फसलों का यहाँ देखने वाले हैं जलोत्सर्जन गुणांक। जलोत्सर्जन गुणांक का मतलब है पानी को उड़ाने की क्षमता। तो शुष्क क्षेत्रों में ज्वार का जलोत्सर्जन गुणांक है 430। ज्वार का कितना है? 430। अगर ज्वार का 430 है तो हम देखते हैं घास का कितना है? घास का हो गया 813। घास का 813 है, मतलब हम देख रहे हैं कि ज्वार से लगभग 2 गुना ज्यादा पानी उड़ा रहा है कौन? घास। जबकि एक खरपतवार है जिसका नाम है टेफेरोजिया पर्प्यूरिया। ये जो टेफेरोजिया है इसका जलोत्सर्जन गुणांक है 1108। टेफेरोजिया का कितना है? 1108। लगभग 3 गुना ज्यादा पानी उड़ा रहा है। जबकि शुष्क क्षेत्रों में वैसे ही पानी की कमी है और ये 2 से 3 गुना ज्यादा पानी उड़ाते हैं। इसीलिए हमने जब शुष्क खेती पढ़ी थी तब पढ़ा था कि शुष्क खेती की सबसे बड़ी 2 समस्याएं हैं, खरपतवार नियंत्रण और नमी संरक्षण। खरपतवार नियंत्रण क्यों जरूरी है ये आपको क्लियर यहाँ हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पानी उड़ाते हैं। तो पहला प्रभाव मृदा नमी पर है। दूसरा इसका जो प्रभाव है ये हम देखते हैं कि खरपतवारों का दूसरा प्रभाव पड़ता है पोषक तत्वों पर। पोषक तत्वों पर खरपतवारों का प्रभाव देखने को मिलता है। ये जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो हम देखते हैं कि मृदा के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनका 7 से 20% भाग ये खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं। कितना भाग? 7 से 20% भाग खरपतवारों ने ग्रहण कर लिया। अब ये फसल के हिस्से के थे, अगर खरपतवार नहीं लेते तो ये किसको मिलता? फसल को। उसी तरह से आगे चले तो अगली जो हानि है वो क्या है? उपज पर प्रभाव। तो खरपतवारों की उपस्थिति के कारण 5 से 50% तक उपज में गिरावट आ सकती है और अलग अलग फसल में ये अलग अलग हो सकती है। जैसे सोयाबीन में बात करें तो ये होती है 65 से 70%, आलू में 55% और मक्का में अगर देखें तो 50% तक उपज में गिरावट आ सकती है। इसके कारण? खरपतवारों के कारण। इसी तरह से अगला हम देखें तो ये रोग और कीट को संरक्षण भी देते हैं। वो 3 प्रभाव हमने डायरेक्ट देखे, नमी पर प्रभाव, पोषक तत्व पर प्रभाव और किस पे प्रभाव? उपज पर। जबकि ये इनडायरेक्ट प्रभाव है, मतलब फसलों में लगने वाले कीट और बीमारी को भी खरपतवार अपने यहाँ जीवन चक्र पूरा करने का मौका देते हैं और फिर ये फसल पर जाकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हम देख रहे हैं कुकुरबिट्स, जो कद्दू वर्गीय है, उसमें एक कीट लगता मेलन एफिड। ये रस चूसने वाला कीट है। इसको हिरनखुरी और चीक बीट शरण देते हैं। ये हिरनखुरी है, ये चीक बीट है, ये अपने यहाँ शरण देते हैं। इनकी बात हुई कुकुरबिट्स मतलब कद्दू वर्गीय सब्जियों की, और जब कद्दू वर्गीय सब्जियां आएंगी ये वहां जाकर आक्रमण करेंगे। उसी तरह से हम देखते हैं गेहूं और जई के ऊपर जो गेरुआ रोग लगता है, गेरुआ रोग, रस्ट, इसके जो रोगाणु हैं उसको जंगली जई और पेट घास शरण देते हैं। तो ये फसलों को अप्रत्यक्ष रूप से भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे हमने कहा कि गेरुआ रोग जो लगता है, गेहूं और जई का ये प्रमुख रोग है गेरुआ रोग। इसको कौन शरण दे रहा है? तो इसको शरण दे रहा है जंगली जई। ये है जंगली जई और पेट घास, ये पेट घास, ये शरण दे रहे हैं। इसी तरह से ये जो मेलिन एफिड है, मेलिन एफिड को शरण कौन दे रहा है?
हिरनखुरी और चीकवीड। ये जो है ये है हिरनखुरी और ये जो है ये है चीकवीड। ये इनको शरण देते हैं। और यहाँ पर खरपतवारों के ऊपर कीट और बीमारी अपना जीवन चक्र पूरा करेंगे और जब फसल खेत में आएगी ये उस पे जाकर वहां नुकसान पहुंचाएगी। इसके बाद हम बात करें तो अगली जो हानि है वो हम देखते हैं फसलों पर विषैला प्रभाव। अब कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों से कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जो अनेक फसलों के लिए विशेष रूप से हम बात करें गेहूं और मटर के लिए उसके अंकुरण और वृद्धि पर खूब प्रभाव डालते हैं। जैसे हमने एलिलोपैथी पढ़ा था, एलिलोपैथी में हमने जिस तरह की चीज पढ़ी थी वैसा ही होता है कि कुछ खरपतवार हैं उनकी जड़ों से ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो दूसरी फसल के लिए हानिकारक हैं। तो ये विषैला प्रभाव भी छोड़ रहे हैं फसलों के ऊपर। उसके बाद फसलों के साथ साथ खरपतवार जो हैं ये पशुओं से मिलने वाले उत्पाद को भी नहीं छोड़ते हैं, पशु उत्पाद पर भी प्रभाव डालते हैं। जैसे कुछ खरपतवार जैसे बुलबुल क्लीओम विस्कोसा, ये खरपतवार है, इसको कोई दुधारू पशु खा ले तो उसके दूध में दुर्गंध आ जाएगी। ये यहाँ पर आप देखो ये ऐसा खरपतवार है, अगर इसे कोई दुधारू पशु गलती से खा ले तो इसकी गंध पशु के दूध में आ जाएगी और ऐसा बदबूदार दूध अगर आपको पीने के लिए दिया जाए क्या आप उसे पीना पसंद करेंगे? उसी तरह से गोखरू ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस, ये ऐसा खरपतवार है जिसके ऊपर कांटे होते हैं। अगर भेड़ ऐसे खेत में चली जाए, ऐसी जगह चली जाए जहां पर गोखरू लगा है, तो इसके जो फल होते हैं इस पर ये जो कांटे हैं ये भेड़ की ऊन से चिपक जाएंगे और ऊन को नुकसान पहुंचाएंगे। ये खरपतवार है गोखरू। तो गोखरू भेड़ की ऊन से चिपककर ऊन की गुणवत्ता को खराब करता है। उसी तरह से बुलबुल या क्लीओम विस्कोसा जो है इससे दूध में अवांछनीय गंध आती है, इसको अगर खा लिया दुधारू पशु ने तो दूध खराब हो जाएगा। तो ये हमने देखे खरपतवारों से होने वाली हानि। अब हमने खरपतवार उनकी विशेषता और हानि देख ली, लेकिन खरपतवारों से कुछ लाभ भी होते हैं। मतलब कोई व्यक्ति कितना भी खराब हो लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। उसी तरह से खरपतवार भी बहुत खराब है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई है। तो अब हम यहाँ बात करेंगे खरपतवारों के लाभ। खरपतवारों से कुछ लाभ होते हैं, जैसे दलहनी खरपतवारों में 1.5 से 6% नाइट्रोजन पाई जाती है। दूसरा, खरपतवारों का उपयोग हम पशु चारा पशुओं को खिलाने के लिए कर सकते हैं। पत्तेदार सब्जी हमारे लिए सब्जी के रूप में हम बात कर सकते हैं, जैसे बथुआ है ना, बथुआ की हम लोग सब्जी खा सकते हैं। फिर हरी खाद के लिए हम खरपतवारों का जो दलहनी खरपतवार होते हैं, दलहनी जो खरपतवार हैं इनका उपयोग हम हरी खाद के रूप में कर सकते हैं। जैसे पीली सेंजी है, सफेद सेंजी है, इनका उपयोग हम हरी खाद के लिए कर सकते हैं क्योंकि ये दलहनी होते हैं। रस्सी के निर्माण के लिए हम उपयोग कर सकते हैं, रस्सी भी इनसे बना सकते हैं, मतलब रेशा ले सकते हैं। जैसे जंगली जूट जो है इससे रेशा मिलता है और हम इस रेशे का उपयोग रस्सी बनाने में कर सकते हैं। इसके अलावा दलहनी खरपतवारों से नाइट्रोजन 1.5 से 6% तक मिलेगी, हम इसका लाभ ले सकते हैं। ये खरपतवारों के 2 लाभ हो गए। आगे हम देखें तो आगे खरपतवारों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष लाभ है औषधि के रूप में। खरपतवारों से कई तरह की दवाइयां या औषधि बनाई जाती हैं। जैसे फर्स्ट हम देखें गुम्बा, ल्यूकस एस्पेरा, सांप के काटने पर औषधि के रूप में काम आता है। ये गुम्बा है, सांप काटने पर औषधि के रूप में काम आएगा। उसी तरह से सेकंड हम देखें सत्यानाशी,
आर्जीमोन मैक्सिकाना, इसके बीजों का जो तेल है वो त्वचा रोगों में काम आता है। ये सत्यानाशी का पौधा है, त्वचा रोगों में काम आ रहा है, दाढ़ खाज खुजली मिटाने के काम में आया है। अगला जो है मकोए सोलेनम नाइग्राम, इसका उपयोग पीलिया रोग की दवाई बनाने में करते हैं। लीवरजीन या लियो 52, पीलिया रोग जॉइंटिस में लीवर कमजोर हो जाता है, उसकी दवाई लीवरजीन या लियो 52 बनाने के काम में आएगा। कौन? मकोए। और चौथे नंबर पर गोखरू, पथरी के उपचार में काम आता है। अभी हमने गोखरू की बात की थी कि गोखरू भेड़ की ऊन से चिपककर ऊन को खराब कर रहा है, लेकिन गोखरू के जो बीज है वो पथरी के उपचार में भी काम आते हैं। तो औषधि के रूप में हमने कहा पहला है गुम्बा। ये जो गुम्बा है, गुम्बा जो है सांप के काटने पर औषधि के रूप में काम आ रहा है। दूसरा हमने कहा सत्यानाशी, आर्जीमोन मैक्सिकाना। ये जो सत्यानाशी या आर्जीमोन मैक्सिकाना है, इसका उपयोग हम किसमें कर रहे हैं? तो त्वचा रोगों में। त्वचा रोग, दाद, खाज, खुजली के लिए काम में आ रहा है ना। ये सांप के काटने पर औषधि के रूप में काम में आ रहा था गुम्बा। मकोई का उपयोग हम किसमें करते हैं? तो मकोई का इस्तेमाल होता है पीलिया रोग की दवाई बनाने में, लीवरजीन और लियो 52 बनाने के काम में आता है। लास्ट में हम बात कर रहे हैं गोखरू। ये गोखरू किस काम में आएगा? तो ये जो गोखरू है पथरी के इलाज में काम आता है। तो सत्यानाशी का जो तेल है वो त्वचा रोगों में काम आता है। लेकिन सत्यानाशी के तेल का उपयोग करते समय एक बात का ध्यान रखना, ये जो सत्यानाशी है इसके बीज देखने में एकदम सरसों के समान होते हैं। सरसों के समान इसके बीज होते हैं। अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो इसको अलग कर पाना संभव नहीं है। और अगर गलती से आपने सत्यानाशी के बीज खा लिए या इसके बीजों का तेल अगर आपने गलती से खा लिया तो क्या होगा? तो हम देखते हैं जलोदर या ड्रॉप्सी नामक जो है रोग हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, क्योंकि इसके जो बीज है वो देखने में एकदम किसके समान है? सरसों के समान। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ था औषधि के रूप में। नेक्स्ट हम देखें तो कुछ और लाभ है, जैसे हम किस्मों के विकास में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई खरपतवारों के जो जंगली गुण हैं, है ना, उनको हम संकरण के द्वारा फसल में ला सकते हैं। उसके अलावा फसल सुरक्षा या बाढ़ के रूप में यूज कर सकते हैं, जैसे नागफनी और झरबेरी, क्योंकि इनमें कांटे होते हैं। फिर हमने कहा मृदा कटाव के नियंत्रण में, जैसे दूब घास, कहीं ढलान है, कटाव हो रहा है, वहां पर अगर आपने दूब घास लगा दिया तो ये दूब घास क्या करता है? ये मृदा का जो कटाव है, मृदा का जो क्षरण है उसको नियंत्रित करेगा, है ना। इसकी जो जड़ें हैं मिट्टी को रोकते रखेगी। फसल सुरक्षा या बाढ़ के रूप में, फसल की सुरक्षा या बाढ़ के रूप में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, नागफनी, झरबेरी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं? कांटे, इसलिए हम चारों तरफ लगा देंगे, फसल बच जाएगी। फिर हम बोल रहे हैं कि खरपतवारों के अंदर जो अच्छे गुण होते हैं, वांछनीय गुण होते हैं, इनको संकरण के द्वारा हम किसमें स्थानांतरित कर सकते हैं? तो फसल में। जैसे कांस, सेकेरम स्पॉन्टेनियम, ये कांस है। कांस को हम झूठा गन्ना भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे गन्ना नहीं मिलेगा, लेकिन ये सेकेरम तो है, इससे हमारे को शर्करा भी नहीं मिलेगी, पर ये गन्ना है एक प्रकार का। ये जो है इसके अंदर जो गुण होते हैं, जंगली जो गुण होते हैं, उसको हम संकरण के द्वारा सेकेरम ऑफिसिनेरम में ले आते हैं और इस तरह नोबल गन्ने का विकास किया जाता है। भाई जब संकलन कराते हैं तो आधे गुण माता के और आधे पिता के आते हैं। जब हम सेकेरम ऑफिसिनेरम का संकलन स्पॉन्टेनियम से कराएंगे तो ऑफिसिनेरम से उपज वाला गुण आ जाएगा और जो रेसिस्टेंस वाला गुण है, वातावरण से लड़ना, कीड़े बीमारियों से लड़ना, वो स्पॉन्टेनियम से आएगा और इस तरह नोबल गन्ना बनेगा और वो हमें ज्यादा उपज देगा। तो ये खरपतवारों से होने वाले लाभ। तो हमने खरपतवार, उनकी विशेषताएं, उनसे होने वाली हानि, उनसे होने वाले लाभ देखे।
अब हम इससे संबंधित कुछ सवाल कर लेते हैं, सवाल के साथ ही हमारा ये लेक्चर समाप्त होगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं खरपतवार विज्ञान के जनक, जनक मतलब पिता, फादर ऑफ वीट साइंस कौन है? हमने अभी पढ़ा जेथरो टूल। फिर आता है सामान्यतः खरपतवार होते हैं, हमने देखा प्रकाश संश्लेषण के आधार पर खरपतवार सामान्यतः कैसे होते हैं, तो C4 प्रकार के होते हैं। फिर हमने कहा खरपतवार किसके लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं? कंपटीशन या प्रतियोगिता की बात है, तो पोषक तत्व के लिए करते हैं, प्रकाश के लिए करते हैं, नमी के लिए, सब के लिए करते हैं, तो इसका उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। अगला है निम्न में से किस खरपतवार के खाने से दुधारू पशुओं के दूध में उसकी बदबू आती है, दुर्गंध आती है? तो अभी हमने देखा था बुलबुल को खाने से दुर्गंध आ जाती है। कुछ हम यहाँ क्वेश्चन और देखेंगे, हमारे पास यहाँ और क्वेश्चन है। पीलिया रोग की दवा लीवर्जीन या ल्यू 52 बनाने में काम कौन आता है? हमने पढ़ा था मकोय सोलेनम नाइग्राम जो है, इसका उपयोग पीलिया रोग की दवाई बनाने में करते हैं। अगला है किस खरपतवार का उपयोग त्वचा रोगों में होता है? तो त्वचा रोगों के उपचार में सत्यानाशी के बीजों का तेल काम में लिया जाता है। याद रखना गाजर घास के कारण त्वचा रोग होते हैं, है ना। गाजर घास से कई लोगों को एलर्जी रहती है, त्वचा रोग इसके कारण होता है, और सत्यानाशी उपचार में काम आता है। याद रखना दोनों अलग अलग चीजें। अगला है फसल की उपज को सर्वाधिक मात्रा में कम कौन करता है? तो सर्वाधिक कम करता है कीट। हमने पढ़ा था 45% उपज में गिरावट कीटों के कारण आती है, ये हमने अभी पढ़ा। लास्ट में फसलों में होने वाली हानि का कुल नुकसान में खरपतवारों की भागीदारी कितनी है? तो ये 45% खरपतवारों की भागीदारी है। तो ये हमने खरपतवार की परिभाषा, इसके अलावा खरपतवारों की विशेषताएं, उनसे होने वाली हानियां और उनके लाभ हमने देखे।